Assalamu alaikum. It's Hassan Javed, PhD scholar and lecturer in HED. We are to start a lecture series on quantum mechanics, in which we will try to understand quantum mechanics in a bit more of a mathematical fashion and a theoretical fashion. Okay, so this is outline. First, हम देखेंगे postulates of quantum mechanics. और वो चार postulates हैं. The first postulate is about wave function. The second postulate is about operator. The third postulate is about eigenvalue or expectation value. And the fourth postulate is about Schrodinger wave equation, which is basically time evolution of wave function. And in order to find the time evolution of second most important thing in quantum mechanics, that's an operator, which is known as Ehrenfest theorem. तो ये हम तरतीब से करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. तो let's start with this picture. There is a boy looking for some candies in a jar. अब ये jar जो है ये basically इसके अंदर बहुत सारी candies हैं. अगर हम इस candies को information का नाम दें तो इस jar के अंदर बहुत सारी information मौजूद है. अब जो बच्चा है जो कि अपने हैंड के जरिए उसमें से कोई information निकालने की कोशिश कर रहा है और जब वो हाथ जार से बाहर आएगा तब उसे से पता लगेगा कि उसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, यानी कौन से कलर की कैंडीज है. तो अगर मैं इस पूरे जार को जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन या कैंडीज हैं इसको मैं वेव फंक्शन कहूँ तो हाथ की अहमियत एक ऑपरेटर की है कि हम उस हाथ या ऑपरेटर के जरिए वो पर्टिकुलर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और जब वो ज़ाहिर हाथ बाहर आएगा वेव फंक्शन पे या जार पे अप्लाई होके तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी. और कंसीडरिंग ये सिस्टम जो है चेंज हो सकता है तो फोर्थ पास्टुलेट में ये कि हम ये कैंडीज का कलर चेंज हो रहा है और हम वक्त के साथ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है अंदर. तो बेसिकली एक हमारे पास सिस्टम है वेव फंक्शन में उस सारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन मौजूद है, जैसे कि इस कैंडीज की सारी इंफॉर्मेशन इस जार के अंदर मौजूद है. अब क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है और हमें सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं चाहिए, मुझे मोमेंटम चाहिए, तो मुझे बाकी चीजें नहीं चाहिए, तो मुझे सिर्फ मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है. तो फिर मैं जो अप्लाई करूंगा उसे हम कहते हैं ऑपरेटर. जैसे कि यहाँ पे ये बच्चा हाथ इस्तेमाल कर रहा है तो हाथ की अहमियत यहाँ पे ऑपरेटर की है. अब क्योंकि शख्स बच्चे के पास दो हाथ है तो लिहाजा ये दो तरीके से बेसिकली निकाल सकता है, लेफ्ट या राइट. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ऑपरेटर है, मोमेंटम के लिए अलहदा ऑपरेटर है, एनर्जी के लिए अलहदा ऑपरेटर है, काइनेटिक एनर्जी के लिए अलहदा ऑपरेटर है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए अलहदा ऑपरेटर. सो जो वैल्यू चाहिए होगी वो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे. क्योंकि हर तरह की इंफॉर्मेशन उस वेव फंक्शन में मौजूद है, सो लिहाजा वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि वैल्यू की अहमियत रखेगी. और जाहिर बात है प्रोबेबिलिस्टिक है क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स में हैं, हम वी कांट बी एग्जैक्ट श्योर. और वो चीज़ चेंज कर सकती है वक्त के साथ उस सिस्टम की. तो वो फोर्थ पास्टुलेट है जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी हम कहते हैं. ओके, so let's start with the first postulate, wave function. As I said earlier कि wave function में basically क्या है, तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम डिटेल्स किसी भी खास सिस्टम की उस वेव फंक्शन के अंदर मौजूद है. फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन एटम को स्टडी कर रहा हूँ तो उस हाइड्रोजन एटम के मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो उस वेव फंक्शन के अंदर मौजूद होगी. वेव फंक्शन विल रिप्रेजेंट दैट सिस्टम इन अ बेस्ट मैनर. अब अगर दो वेव फंक्शंस को आप मल्टीप्लाई कर दें यानी दो डिफरेंट स्टेट्स को, तो साई इंटू साई बी को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की जबान में. और उसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर आप इनर प्रोडक्ट लें और उसको आप मॉडुलस स्क्वायर कर दें तो उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मॉडुलस स्क्वायर, मॉडुलस से क्या मुराद होता है कि आप उस चीज में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू से प्लस कर रहे हैं या मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और उसका स्क्वायर लेना तो प्रोबेबिलिटी आपको देता है. प्रोबेबिलिटी जैसे कि मैंने कहा क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स इज प्रोबेबिलिटी. क्लासिकल मैकेनिक्स में आप श्योर हो सकते हैं कि मोमेंटम P इज इक्वल टू mv 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आया, आपने कहा इसका मोमेंटम 50 न्यूटन सेकंड है. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आप ऐसे नहीं कह सकते.
क्वांटम मैकेनिक्स में हर ऑपरेटर की किसी खास सिस्टम के लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी और उन स्पेसिफिक वैल्यूज, मिसाल के तौर पे 3 वैल्यूज हैं, अब हम आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी कि इस वैल्यू के आने के ज्यादा चांस है, इस वैल्यू के आने के कम चांस है और इस वैल्यू के आने के मिनिमम चांसेस है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, वी कांट बी श्योर कि अच्छा इसकी वैल्यू ये है, ये हम क्वांटम में नहीं कह सकते, ये क्लासिकल में हम कहते रहे। तो यही मेजर डिफरेंस है। इसी वजह से जो एटॉमिक मॉडल है क्लासिकल मैकेनिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स में वहां पे क्लाउड बन जाता है। क्लाउड से क्या मुराद है कि फर्स्ट शेल सेकंड शेल बेसिकली क्लाउड्स हैं, कि उस क्लाउड में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब कहाँ पे है हमें नहीं पता, लेकिन क्लासिकल मॉडल देखें तो वो इलेक्ट्रॉन बना देते होते हैं कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन 2 है पहली शेल में, ये इसमें 4 या 6 है। तो क्वांटम में हम कहेंगे कि जी प्रोबेबिलिटी है कि इधर मौजूद है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन के होने की 1 है क्योंकि इधर है ही है, लेकिन कहाँ पे होने के चांस ज्यादा हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक है, वो कांट बी श्योर कि अच्छा वो इस पोजीशन पे ही होगा। सो इसके लिए जो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए हम मैथमेटिकल फ्रेमवर्क यूज करते हैं वो हिल्बर्ट स्पेस कहलाता है। हिल्बर्ट स्पेस बेसिकली जस्ट सेट ऑफ मैथमेटिकल एक स्पेस है जिसमें से आप बहुत सारे एक्सियम प्रूव करते हैं। इट्स मोर अबाउट वेक्टर्स एंड लेंथ। तो ये स्पेसिफिक इसलिए हम हिल्बर्ट यूज करते हैं क्योंकि इसमें लेंथ और आप मैग्नीट्यूड और इसको ऐसी चीजें लेके चलते हैं, यानी वेक्टर्स के लिए एक अच्छी स्पेस है। तो हम इसमें जिसे वेव फंक्शन को बेसिकली वेक्टर्स भी कह सकते हैं, जो हमारा पहला पास्टुलेट है। तो जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज टू यूनिटी भी हो सकता है और नॉर्मलाइज टू डिराक डेल्टा फंक्शन भी हो सकता है और नॉर्मलाइज टू सम अदर थिंग भी हो सकता है। तो इस बेस पे हम हिल्बर्ट स्पेस में से वो वेक्टर जो कि नॉर्मलाइज टू यूनिटी होंगे उनको प्रॉपर वेक्टर्स कहेंगे और यूजुअली हमारा काम इन्हीं के साथ होगा। और कुछ ऐसे होंगे जो कि नॉर्मलाइज टू यूनिटी नहीं होंगे बल्कि डिराक डेल्टा फंक्शन के होंगे। डिराक डेल्टा फंक्शन बेसिकली एक फंक्शन है जो कि आपको एक खास वैल्यू पे ओरिजिन पे मैक्सिमम देता है और उसके अलावा हर जगह पे जीरो देता है। आपने मोस्ट प्रोबेबली पढ़ा होगा, इसको मजीद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जस्ट हम ये देख रहे हैं कि जो हिल्बर्ट स्पेस है, यानी जो वो वेव फंक्शन हम बेसिकली बना रहे हैं ना पहला पास्टुलेट, तो वो हिल्बर्ट स्पेस में से मैंने वेव फंक्शन वो उठाना है जो या तो प्रॉपर वेक्टर होगा यानी नॉर्मलाइज टू यूनिटी, या इन प्रॉपर वेक्टर होगा नॉर्मलाइज टू डिराक डेल्टा फंक्शन, और मुझे पता होना चाहिए कि वो नॉर्मलाइज किसके है। ठीक है। अब मजीद वेव फंक्शन की एक जो लास्ट प्रॉपर्टी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि वेव फंक्शन शुड बी ऑर्थोनॉर्मलाइज। ऑर्थोनॉर्मलाइज से क्या मुराद है कि उनका आपस में जो रिलेशन है इनका इनर प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, लेकिन जब आप उसका किसी दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो उसका आंसर 0 होना चाहिए। सो दैट्स बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन। तो ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज। ऑर्थोगोनल से मुराद है डिफरेंट के लिए डॉट प्रोडक्ट 0, जबकि सेम के लिए डॉट प्रोडक्ट 1, मतलब उसको हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन। ओके, सो सेम के लिए 1, डिफरेंट के लिए 0। जैसे आप देख सकते हैं आई डॉट जे सी डिफरेंट को शो कर रहा है जबकि आई डॉट 1, तो इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं यानी सिंगल पैकेट की शक्ल में इन अ स्पेशल स्टाइल which is known as psi into psi is delta है। तो इसे क्रोनिकल डेल्टा कहते हैं। ये जो चीज लिखी हुई है क्रोनिकल डेल्टा, जो कि बेसिकली क्या बताती है कि अगर दोनों की वैल्यूज आई और जे की 1 होंगी तो आंसर 1 आएगा, और अगर दोनों की डिफरेंट होंगी तो आंसर 0 होगा, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। सो ये ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन को आप क्रोनिकल डेल्टा की जबान में इकट्ठा करके लिख सकते हैं। सो जस्ट समराइजिंग दिस फर्स्ट स्लाइड which is the postulates of quantum mechanics first wave function। कि इसमें हमने सिर्फ एक तो वेव फंक्शन के बारे में बताया कि ये हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है सिस्टम की, और इसमें से आपने लेनी है जब आपको ऑपरेटर के थ्रू चाहिए। वो पासुलेट 2 है, अभी हम उस पर चलते हैं। अब वेव फंक्शन के बारे में कुछ ये कि वेव फंक्शन के से प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा। हमने देखा कि वेव फंक्शन जब हम हिल्बर्ट स्पेस में लेते हैं तो प्रॉपर और नॉन प्रॉपर वेव फंक्शन में क्या फर्क है। और हमने देखा कि वेव फंक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कि आपस में उनका ताल्लुक क्या होगा दो वेव फंक्शन का। दो वेव फंक्शन या तो नॉर्मलाइज होंगे या ऑर्थोगोनल होंगे, जिसको हम ऑर्थोनॉर्मलाइज या डिराक डेल्टा फंक्शन की जबान में लिख सकते हैं। अब ये वेव फंक्शंस को हम लिख लें साए और सिंपल। वेव फंक्शन को लिखने का एक और तरीका भी है जिसे हम डिराक नोटेशन कहते हैं। डिराक ये बेसिकली श्रोडिंगर स्टाइल कह लें, ये जो लिखा हुआ है
ये डिराक नोटेशन है। डिराक नोटेशन में हम बेसिक कैट और ब्रा की बात करते हैं। कैट क्या है कि अगर आप इस तरह एरो एक लगा के दूसरी साइड पे दूसरा लगा दे और इस तरह ब्रा, ये बेसिकली क्यों है, क्योंकि डिराक ने क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो कि श्रोडिंगर ने इंटीग्रेशन की स्टाइल में समझाने की कोशिश की, वही इसने मैट्रिक्स मेथड में समझाने की कोशिश की। मैट्रिक्स इसका आपको पता है, कॉलम, रो, ऑल द अदर स्टफ। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स मेथड में है कि ये आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स होती है, ये भी हम एग्जांपल भी देखते हैं, और ये आपकी रो मैट्रिक्स होती है। तो लिहाजा इसलिए ये दो यूज किए गए हैं कि ये अगर आपका कैट है तो वो कॉलम है, और ब्रा है तो वो रो है। रो वेक्टर यानी जिसमें एक कॉलम और एक वेक्टर हो, एक रो हो, जिसे हम कहते हैं। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इनर प्रोडक्ट आ जाता है, जो कि वही है जो कि हमने पीछे ये पढ़ा। तो ये ब्रैकेट्स में लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है, डेल आई डेल जे। बेसिकली आपका डेल आई जे है सिग्मा साई आई साई जे विल गिव यू क्रोनिकर डेल्टा। तो अब इसकी अगर हम आउटर प्रोडक्ट लें, इसको कहते हैं आउटर प्रोडक्ट, यानी आप ब्रा को कैट से मल्टीप्लाई करने की बजाय कैट को ब्रा से करें, मतलब कॉलम रो करने की बजाय रो कॉलम भी तो कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन के रूल फॉलो हो रहे हो। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। तो उससे जो आपके पास बनेगा वो एक मैट्रिक्स बनेगी, यानी ऊपर वाले केस में आपके पास आंसर स्केलर होगा, एक नंबर होगा, लेकिन नीचे वाले के केस में आपके पास स्केलर नहीं आएगा, एक मल्टी डायमेंशनल अरे आएगी, जिसको हम आम जबान में मैट्रिक्स कहते हैं। सो ये एक एग्जांपल है कि ये आपके पास क्या है, कैट, जैसे कि मैंने बताया कि ये कॉलम है, कॉलम वेक्टर है। जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये क्या बन गई, रो। अब आप क्या करें, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा, 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4, 4 + 1 5। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। जैसे कि हमने कहा कि अगर आप ब्रा को कैट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्केलर आएगा, कोई नंबर आएगा। अब हम वाइस वर्सा केस देख लें कि अगर आप आउटर प्रोडक्ट मत करें, यानी इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करें, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपल है इसलिए मैंने की नहीं है, लेकिन आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, रो इंटू कॉलम 1 × 1 1, फिर रो इंटू कॉलम 2 × 2 4, 1 × 2 2, 2 × 1 2। सो इस तरह ये आपकी ऑपरेटर बन जाएगा। जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, आप इसे कैरी कर सकते हैं। तो जब भी आप, ये सिंपल मैट्रिक्स फिनोमिना है, इसलिए डिराक का ये जो है ये बड़ा फेमस हुआ, क्योंकि मैट्रिक्स समझना लोगों के लिए बड़ी आसान थी। क्वांटम मैकेनिक्स वाज वेरी वियर्ड सब्जेक्ट इन इट्स ओन सेल्फ। तो लिहाजा कुछ ऐसी चीजें जो समझ में आ सके उनको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। तो ये एक मेथड है जो कि समझ में आ रहा था, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, कि मैट्रिक्स समझना आसान है। तो जब आप, यानी इनर प्रोडक्ट आपको कांस्टेंट देता है, तो ये देखेंगे ये साबित कर रहा है कि इनर प्रोडक्ट गिव यू अ कांस्टेंट नंबर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, और आउटर प्रोडक्ट गिव यू अ मैट्रिक्स, जो कि हम बाद में देखेंगे बेसिक एक ऑपरेटर ही बन जाता है। ऑपरेटर से बात हुई तो चलें ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड पासवर्ड विच आर ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर बेसिकली क्या है कि जब आपने कोई उस वेव फंक्शन जो कि हमने पढ़ा उसमें सारी डिटेल मौजूद है, वो जब आपने निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। ऑपरेटर क्या होगा, कोई डेरिवेटिव हो सकता है, जैसे कि मोमेंटम का ऑपरेटर क्या है, -a/h का d/dx, मतलब वेव फंक्शन का आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको -a/h से मल्टीप्लाई करना है, जो कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन मोमेंटम के लिए चाहिए होगी वो आ चुकी होगी। So every measurable physical quantity has a corresponding operator. For example, momentum is a physical quantity, मतलब जिसकी पैमाइश हो सके, तो लिहाजा उसका ऑपरेटर ये होगा। इसी तरह एनर्जी, एनर्जी को हम मोमेंटम की जबान में इस तरह लिख सकते हैं। तो एनर्जी को जब ऑपरेटर की बात करेंगे तो वो सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा। तो किया कुछ भी नहीं है, जस्ट इस पी की जगह ये वैल्यू दर्ज की गई है। तो पी स्केयर -a/, स्केयर -1 हो जाएगा, h कट स्केयर d/dx, और ये 2m नीचे आ गया। तो ये एनर्जी ऑपरेटर है, ये मोमेंटम ऑपरेटर है। फॉर एक्स कंपोनेंट अगर 3D की मैं बात करेंगे तो ये बन जाएगा, नेबुला आ जाएगा। So every operator which correspond to a physical quantity is a Hermitian operator. This is a very important point कि जो भी ऑपरेटर फिजिकल क्वांटिटी का ऑपरेटर होगा वो हर्मिशन होगा, या आप यूं कह सकते हैं कि हर हर्मिशन ऑपरेटर किसी फिजिकल क्वांटिटी को शो कर रहा है। ये जो साइन है जो आप ऊपर देख रहे हैं, बेसिकली इसको डैगर कहते हैं, और ये यूजुअली आप नहीं देखते ऐसा साइन।
तो ये क्यों है? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेशंस है। वो दो ऑपरेशंस कौन से हैं? वो एक तो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और एक है ट्रांसपोज। मतलब ये इसकी बजाय यूं लिखा जा सकता था कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड देन ट्रांसपोज। तो उन्होंने कहा जनाब इसको हम अलग-अलग लिखने की बजाय ट्रांसपोज का ये ले लें और इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ये लाइन ले लें, तो ये बेसिकली डैगर बन गया। अब इससे क्या मुराद है? आपने किसी भी ऑपरेटर का अगर आपने डैगर लेना है तो आप पहले उसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से क्या मुराद होता है? जो भी नंबर अयोटा के साथ होगा उसकी साइन चेंज हो जाएगा। मोमेंटम हर्मिशन ऑपरेटर है, एनर्जी हर्मिशन ऑपरेटर है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज है। तो जैसे अगर हमने जो पिछली एग्जांपल देखी उसको मैं अगर दोबारा ये देखूं, तो जैसे ये ऑपरेटर है मेरे पास, दिस वन, और इसको मैं नाम दे दूं ए। तो इसको अगर मैंने हर्मिशन चेक करना है कि ये हर्मिशन है कि नहीं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? ट्रांसपोज लूंगा 1 2 2 4, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूंगा क्योंकि रियल नंबर है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो लिया ही नहीं जा सकता, वही रहेगा। और मैं देख रहा हूँ कि ये आपस में बराबर है, तो लिहाजा ये जो ऑपरेटर मैंने इधर लिखा हुआ है, हमने जो ऑब्टेन किया है कैट और ब्रा से, वो एक हर्मिशन ऑपरेटर है। अगर मैट्रिक्स है और उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा ही नहीं, सिर्फ ट्रांसपोज होगा। और अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डील कर रहे हैं, ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपके पास डी बाई डी एक्स का डैगर है वो माइनस डी बाई डी एक्स आता है। अगर ये हम नहीं लेते, ये बेसिकली यहाँ पे मौजूद है ना, इसको इससे रिलेट किया जा रहा है। अगर हम ये नहीं लेते तो बेसिकली आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो हर्मिशन नहीं आएगा। तो लिहाजा ये जरूरी है कि ये चीज को हम अस्यूम करें, क्योंकि जब आप इसका डैगर लेंगे तो माइनस एयोटा क्या बन जाएगा? प्लस एयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो डेरिवेटिव से माइनस आएगा तो माइनस वापस बाहर आएगा। सो लिहाजा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज कि डैगर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज, तो वो क्या है? माइनस डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स रिपीट नहीं होगा, माइनस आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑपरेटर्स। अब कुछ ऑपरेटर्स जैसे हमने पढ़े, मजीद हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है। एंगुलर मोमेंटम को जो रिप्रेजेंट करते हैं एल एक्स एल वाई। और जितने भी हर्मिशन ऑपरेटर हैं उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो रियल होती हैं। इसी वजह से हम हर्मिशन ऑपरेटर लेते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स 5 एयोटा एनर्जी हमें नहीं पता वो क्या है। सो लिहाजा हमें ऐसे ऑपरेटर्स चाहिए। पहले तो हमें ऐसे वेव फंक्शन चाहिए जो कि हमें कुछ ना कुछ दे सकें, तो उनका क्या नाम है? प्रॉपर एंड इनप्रॉपर। फिर हमें कुछ ऐसे ऑपरेटर चाहिए जो हमें ऐसी वैल्यूज दे सके वेव फंक्शन पे अप्लाई होकर जो हमें समझ आती हो, रियल वैल्यूज, तो वो हर्मिशन ऑपरेटर है। नॉन हर्मिशन ऑपरेटर हमें कुछ कम्प्लेक्स देंगे लेकिन उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे लिए। तो जैसे मैंने कहा कम्प्लेक्स, तो एक ऑपरेटर जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है लेकिन वो हर्मिशन नहीं है, वो है यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जिसका डैगर उसके इनवर्स के बराबर आ जाए। हर्मिशन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसका हर्मिशन उसके इनवर्स के बराबर आ जाए। हालांकि हर्मिशन की क्या डेफिनेशन थी कि उसका डैगर उसी के बराबर आ जाए, लेकिन ये उसके बराबर नहीं है बल्कि उसके इनवर्स के बराबर है। सो लिहाजा ये क्या हुआ? ये हर्मिशन नहीं है, ये नॉन हर्मिशन ऑपरेटर। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आपको गुड बेसिस बनाने के लिए बड़ा हेल्प करता है। गुड बेसिस मतलब ऑर्थोनॉर्मलाइज्ड, जो इजीली सॉल्वेबल हों वेव फंक्शंस, सुपरपोजिशन फॉर्म में होते हैं यूजुअली। तो आपको अगर कोई ऐसी फॉर्म मिल रही है जो सॉल्वेबल नहीं है या इजी गुड बेसिस नहीं है, तो आप यूनिटरी ऑपरेटर करके उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे।
ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि यूनिट ऑपरेटर जो हैं वो यूनिट मॉडुलस रखते हैं और ये कम्प्लेक्स नंबर्स की तरह बिहेव करते हैं, और दो यूनिटरी ऑपरेटर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर भी यूनिटरी ऑपरेटर ही आएगा। नेक्स्ट जो हमारे ऑपरेटर्स की एग्जांपल है वो है स्पिन मैट्रिसेस, इन्हें पॉली मैट्रिसेस कहते हैं। ये स्पिन के चैप्टर में वैसे पढ़ी जाती हैं, लेकिन जस्ट टू मेक इट अकॉर्डिंग टू, तो ये सिंपल मैट्रिसेस हैं। सिग्मा एक्स क्या 0011, सिग्मा वाई ये है और सिग्मा जेड ये है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये ट्रेसलेस है। ट्रेस से क्या मुराद होता है कि सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0+00, 0+00 एंड देन 1-1 0। तो डायगोनल एंट्रीज का जो सम है वो 0 है, सो लिहाजा इसको कहते हैं ट्रेसलेस होना। तो ये ट्रेस की तारीफ आप यहाँ से चेन में रख सकते हैं। इन्हीं पॉली मैट्रिसेस को जब आप h कट बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली आपके पास स्पिन मैट्रिसेस आ जाती हैं। यानी ये मैट्रिसेस यूज करके आप स्पिन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की आपको पता है स्पिन क्या होती है, हाफ h कट बाय 2, स्पिन अप स्पिन डाउन, तो ये उन सारी चीजों को कोरिस्पोंड करता है। ओके ओके, लेट मी जस्ट समराइज जो अभी तक हमने किया है। अभी तक हमने सिर्फ ये किया है कि हमने वेव फंक्शन के बारे में समझा। एक स्लाइड क्या थी कि वेव फंक्शन बेसिकली किसी भी सिस्टम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, हर तरह की इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है। वेव फंक्शन ऑर्थो नॉर्मलाइज होना चाहिए, मतलब दो सेम वेव फंक्शन हो, आंसर 1 आए, डिफरेंट हो तो 0 आए। और वेव फंक्शन से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालती है फॉर्मूला देखा। उससे अगले स्टाइल में हमने डिराक नोटेशन देखा कि जो कि वेव फंक्शन को लिखने का डिराक का तरीका है। ये बेसिकली जो तरीका था ये श्रोडिंगर का था, ये डिराक का है। डिराक का तरीका क्यों आया, क्योंकि वो उसने मैट्रिक्स मेथड से वही चीज समझाने की कोशिश की जो कि श्रोडिंगर ने वेव फंक्शन के तरीके से सिखाने की कोशिश की। तो डिराक ने कहा एक आप कैट ले लें, एक ब्रा ले लें। कैट जो है वो कॉलम मैट्रिक्स होगा या कॉलम वेक्टर होगा, और ब्रा जो है वो रो मैट्रिक्स होगा, रो वेक्टर होगा। जब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, स्केलर प्रोबेबिलिटी। और जब आप इन दोनों का आउटर प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास एक ऑपरेटर बन जाएगा। सो हमने क्या कहा, ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। ऑपरेटर क्या है कि जब एक ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई होता है तो हमें वो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाती है, सिंपल। सो ऑपरेटर जो है वो हर्मिशन ऑपरेटर होने चाहिए, कुछ ऑपरेटर हर्मिशन नहीं होते। तो ये इसको अगर आपको करस्पॉन्डिंगली देखना चाहिए, उससे हम ये रिलेट कर रहे हैं ना। अब देखें हमने ये जार पढ़ लिया, अब हमने वो हाथ के जरिए जो है वो कैंडीज निकालने का तरीका सीख रहे हैं कि एनर्जी की निकालनी कैंडी तो कैसे निकालनी, मोमेंटम की निकालनी है तो कैसे निकालनी है, स्पिन की निकालनी है तो कैसे निकालनी है। तो ऑपरेटर्स की वैल्यूज हैं, वो डेफिनेशन के थ्रू है, उनकी कोई प्रूफ भी नहीं है। उन्होंने वैल्यूज के अकॉर्डिंग उन्होंने डिजाइन किया। सो दिस वाज अबाउट वेव फंक्शन, और ये ऑपरेटर्स की वैल्यूज हैं, ये मोमेंटम की हैं, ये एनर्जी की हैं। और हमने कहा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज के ऑपरेटर्स होंगे दे शुड बी हर्मिशन। हर्मिशन से क्या मुराद है कि उनका डैगर उसी के बराबर हो, और डैगर बेसिकली दो चीजों को मिला के बनाया गया है, ट्रांसपोज और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यहाँ पे हमने एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर देखे, यहाँ पे हमने एनर्जी ऑपरेटर देखा, यहाँ पे हमने स्पिन ऑपरेटर देखे, और एक हमने यूनिटरी ऑपरेटर देखा। यूनिटरी ऑपरेटर मैंने बताया कि बाकी सारे ऑपरेटर जो हैं वो क्या होंगे, हर्मिशन होंगे, लेकिन ये एक ऑपरेटर है जो कि हर्मिशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें बड़े इंटरेस्टेड हैं। ये देखिए इसका डैगर उसके इनवर्स के बराबर है, जबकि हर्मिशन की क्या तारीफ है कि उसका डैगर उसके उसी के बराबर आना चाहिए। सो ये हर्मिशन नहीं है, लेकिन इसको हम यूज करते हैं बेसिस चेंज करने के लिए, गुड बेसिस बनाने के लिए। इसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे लेटर ऑन इन आवर लेक्चर सीरीज। और स्पिन मैट्रिसेस बेसिकली पॉली मैट्रिसेस से मिलके बनते हैं, तो इसलिए हमने पहले पॉली मैट्रिसेस को देख लिया। और
यहाँ पे हमने उन मैट्रिसेस को लिख दिया, ठीक है। और ये ट्रेसलेस है, ट्रेसलेस के बारे में मैंने बता दिया कि उनके डायगोनल जो है, फर्स्ट डायगोनल उनका सम 0 होना चाहिए, तो इन सब तीनों का सम 0। ओके, ऑपरेटर्स को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम इस स्टाइल में चलेंगे कि एक चीज को एक दफा खत्म करेंगे फिर अगले पे जाएंगे। तो ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है कि अगर हम उन दो ऑपरेटर्स को कम्यूट करें, कम्यूट हम क्लासिकल मैकेनिक्स में भी इस तरह का चीज पढ़ते हैं। कम्यूट से क्या मुराद होता है कि अगर ए और बी और माइनस बी ए, यानी एक दफा शुरू में मल्टीप्लाई करें और एक दफा इस तरह मल्टीप्लाई करें, यानी एक दफा एंटी क्लॉकवाइज एक दफा क्लॉकवाइज, तो इस फॉर्मूले को कहते हैं कि कम्यूटेशन रिलेशन। अब इसका जो है डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं, यानी इसका आंसर 0 भी आ सकता है। जैसे 5 और 3 का मैं लूं तो क्या आएगा, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 5 15, तो 0 आ गया। लेकिन बास केसेस में 0 नहीं भी आएगा। तो अगर ये 0 आ जाए, जैसे कि पहला केस है, फॉर एनी टू ऑपरेटर कम्यूटेशन रिलेशन इज इक्वल टू 0, देन द ऑपरेटर्स आर सेड टू कम्यूट, और उसे हम लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दे हैव कॉमन सेट ऑफ फंक्शंस, दे हैव कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शंस, कि जो इनके फंक्शंस होंगे, आइगन फंक्शन जो होंगे ऑपरेटर के साथ, एक वे फंक्शन एसोसिएट है ना, तो उन दोनों ऑपरेटर्स के सेम है। मतलब अगर एक का पता है तो दूसरे का आपको मालूम करने की जरूरत नहीं है, वही उसी का होगा। इससे मुराद क्या है, जैसे ये मैंने ऑपरेटर लिखा है एल स्केयर और एल एक्स और एल जी और एल वाई, तो ये एल स्केयर ऑपरेटर है, एल एक्स स्केयर जब एल वाई स्केयर जब एल जी स्केयर, इसका जब मैंने कम्यूटेशन रिलेशन लिया एल जी के साथ तो आंसर आ गया 0। सिंपल कम्यूटेशन रिलेशन को सॉल्व किया, कैसे आया वो आपके रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ज्यादा जरूरी फिलहाल ये चीज है कि क्या आता है 0। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब ये 0 आ गए तो मतलब दे हैव अ कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शन। इससे क्या मुराद है कि ये जो आइगन फंक्शन नीचे लिखा हुआ है ये दोनों के लिए यही है, यानी एल जी का भी यही है और एल स्केयर का भी यही है, कि आपको दो डिफरेंट नहीं चाहिए, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एल जी एक और चीज है, एल स्केयर एक और चीज है, लेकिन उनका आइगन फंक्शन सेम होगा। मतलब जब एल जी को इस ऑपरेटर पे अप्लाई करेंगे या एल स्केयर को इस ऑपरेटर पे अप्लाई करेंगे, थ्रू दो भी उनका फॉर्मूला है, तो आपके पास जो वैल्यूज निकलेंगी वो वही वैल्यूज हैं जो आपको चाहिए, लेकिन फंक्शन दो नहीं चाहिए, यानी आपकी टाइम सेव हो गया, आपकी एनर्जी सेव हो गई इस कम्यूटेशन रिलेशन की वैलिडिटी की वजह से। और अगर ये रिलेशन फॉलो करें जो कि नीचे दूसरा बना हुआ है, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, इससे क्या मुराद है कि ये दोनों का सम 0 के इक्वल ना आए, बल्कि दोनों एक दूसरे के एंटी हों, मतलब एंटी कम्यूट हों, तो उसको हम फिर कहते हैं एंटी कम्यूट होना। और जो हमने पॉली मैट्रिसेस थोड़ी देर पहले देखी वो एंटी कम्यूट करते हैं। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में से जो एक वन ऑफ द यूजुअल एग्जांपल है एंटी कम्यूटेशन की, वो पॉली मैट्रिसेस है। पॉली मैट्रिसेस से क्या मुराद है, ये अभी हमने इस स्लाइड में देखा, ये जो पॉली मैट्रिसेस बनी हुई है। These are the poly matrices. ओके, सो ये पहला चीज होगी कि अगर कम्यूट करे, अगर ना करे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी, जो कि आप बहुत दफा पहले भी पढ़ चुके हैं। सो अगर वो कम्यूट नहीं करती, मतलब उन दोनों का सम 0 के इक्वल नहीं आता, तो क्या होगा, तो हम बेसिकली एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर के मुकाबले में एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, क्योंकि ये रिजल्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम और पोजीशन का अगर आप कम्यूटेशन रिलेशन निकालें तो आयोटा एच कट आता है, तो इसका मतलब है मोमेंटम और पोजीशन को आप इकट्ठा डिटरमाइन नहीं कर सकते विद एक्यूरेसी। तो ये बात किसने की है पहले, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डेल एक्स डेल पाई इज ग्रेटर देन एच कट बाय 2। मतलब अगर कम्यूट रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उस पर आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा सकते हैं, और अगर कम्यूटेशन रिलेशन 0 के इक्वल है तो उसके ऊपर मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होता। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऑपरेटर्स हैं, तो इन पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे सिंपल है, कम्यूटेशन रिलेशन लिख ले, अगर तो वो जीरो है तो मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उस पर वैलिड नहीं है, और अगर दोनों जीरो नहीं है, उनका कम्यूटेशन जीरो नहीं है, तो फिर अप्लाई होगा, जैसे कि पोजीशन और मोमेंटम के केस में। सो इफ ऑपरेटर डज नॉट कम्यूट, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन द ऑपरेटर्स, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो ये कुछ एक्टिविटी हैं जो आपने करनी है कि एल एक्स और एल वाई का कम्यूटेशन रिलेशन देखना है। एल आई और एल जे को जब आप देखेंगे तो इसका एक रिलेशन बनेगा जिसे हम लेविच-वीटा सिंबल, अभी हमने पढ़ा ना डिराक डेल्टा, सॉरी क्रोनिकर डेल्टा, तो इसी तरह लेविच-वीटा भी बेसिक इसी तरह की चीज होती है जो कि 3 वेरिएबल्स के लिए यूज होती है। एक्सएल एक्स वाई एल वाई जी एल जी, इनके आपने कम्यूटेशन रिलेशन देखने, यू कैन यूज इंटरनेट नो प्रॉब्लम। एल स्केयर एल जी मैंने किया है, एल स्केयर एल एक्स का कहा गया इधर, एच और पी का कहा गया, और शो डैट पोलिस्पीन मैट्रिसेस फॉलो एन एंटी कम्यूटेशन रूल, कि आपने क्या करना है, दो पोली मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, पहले सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, फिर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, देख लेना वो क्या करते हैं। तो जो भी वो करते हैं वो बेसिकली एंटी कम्यूट करते हैं। तो ये आपने थोड़ी सी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है एंड देन आपकी थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मजीद इससे बेहतर हो। ओके, लेट्स मूव अहेड।